सभी दोस्तों का आदर है। मैं लेकर हाजिर हूं अपना प्रोग्राम फोर्थ व्यू। जियो पॉलिटिक्स पर ताज़ा सूरत हाल पर एक नज़र डाल लेते हैं और देखते हैं कि यूरोपियन यूनियन, रशिया और गाज़ा में सूरत हाल इस वक्त क्या बनी हुई है। पाकिस्तान की सूरत हाल क्या है। दुनिया में बड़ी गहमा गहमी है, बड़ी तेज़ी से हालात बदल रहे हैं। मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये समझना है कि इस वक्त गाज़ा में क्या चल रहा है और गाज़ा को लेके यूरोप और अमेरिका में क्या चल रहा है। दोस्तों, लगातार एक मैराथन मीटिंग चल रही है जिसमें अमेरिका का डेलीगेशन भी शामिल है और कतर, इजिप्ट और ये मुज़ाहमत चल रही है, बातचीत बार्गेनिंग चल रही है कि किसी तरीके से युद्धबंदी पर कोई ना कोई समझौता किया जाए, पीस डील की जाए। कई बार रिजेक्ट हो चुकी है, कभी हमास रिजेक्ट कर देता है तो कभी इजराइल रिजेक्ट कर देता है। और अभी ताज़ा सूरत हाल ये है कि नेतन्याहू ने ये कहा है कि जो मांग हमास ने रखी है उसे मानने का फ़िलहाल कोई इरादा नहीं है। यानी हम जो बाइडन के ये कहने के बावजूद कि हम चाहते हैं कि समझौता किया जाए, इवन ये समझौता नहीं बल्कि टू नेशन थ्योरी पर सीधी बाइडन की तरफ से या ब्रिटेन की तरफ से भी बातें जो शुरू हुई हैं उसको सिरे से खारिज कर रहे हैं नेतन्याहू। और नेतन्याहू और क्या कह रहे हैं, पहले ये सुन लीजिए, फिर बात करते हैं कि असल में मामला क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के आह्वान के बाद नेतन्याहू ने एक तरफा फिलिस्तीनी राज्य के दर्जे को खारिज कर दिया। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन के साथ 40 मिनट तक बात करने और सुरक्षा कैबिनेट की बैठक के बाद फिलिस्तीनी राज्य की एक तरफा मान्यता की सभी योजनाओं को खारिज कर दिया। नेतन्याहू ने एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, कैबिनेट बैठक में मैंने इजराइल पर फिलिस्तीनी राज्य थोपने की हालिया चर्चा के संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट कर दी। नेतन्याहू ने कहा कि ये दो वाक्य मेरी स्थिति का सार प्रस्तुत करते हैं कि इजराइल फिलिस्तीनियों के साथ स्थायी व्यवस्था के संबंध में अंतर्राष्ट्रीय आदेशों को सिरे से खारिज करता है, क्योंकि इस तरह की व्यवस्था बिना किसी पूर्व शर्त के स्टेक होल्डर के बीच सीधी बातचीत के जरिए ही संभव होगी। इजराइल फिलिस्तीनी राज्य की एक तरफा मान्यता का विरोध करना जारी रखेगा। 7 अक्टूबर के हमले के मद्देनजर इस तरह की मान्यता आतंकवाद को एक बड़ा इनाम मानी जाएगी और भविष्य में किसी भी शांति समझौते की संभावना को समाप्त कर देगी। उन्होंने शुक्रवार के शुरुआती घंटों में ये बात तब कही जब वाशिंगटन पोस्ट ने एक लेख प्रकाशित किया था जिसमें एक बड़ी क्षेत्रीय शांति व्यवस्था के रूप में 2 राज्य समाधान को आगे बढ़ाने के लिए अरब सहयोगियों के साथ अमेरिकी योजनाओं के बारे में एक लेख प्रकाशित किया गया था, जिसमें गाजा युद्धविराम और इजराइल के साथ सऊदी सामान्यीकरण शामिल होगा। कई यूरोपीय देशों ने भी इजराइल हमास युद्ध की गंभीरता को देखते हुए फिलिस्तीनी राज्य की मान्यता पर विचार करना शुरू कर दिया है। उधर हमास ने जोर देकर कहा है कि किसी भी समझौते में स्थायी युद्धविराम और गाजा से आईडीएफ बलों की पूर्ण वापसी शामिल होनी चाहिए। शांति वार्ता विफल होने के बाद अमेरिका ने इजराइल से यह सुनिश्चित करने के लिए भी कहा है कि मानवीय सहायता गाजा तक पहुंचे और आईडीएफ राफा में जो सैन्य अभियान शुरू करने जा रहा है उसके दौरान फिलिस्तीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए भी एक योजना प्रस्तुत करे। दोस्तों, जिस तरीके से आपने अभी सुना कि नेतन्याहू साहब जो है वो कह क्या रहे हैं, दरअसल वो ये कहना चाहते हैं कि एक तरफा फैसला नहीं माना जा सकता। यानी फ़लस्तीन को अगर बनाना है, एक स्टेट बनाना है, राज्य बनाना है, मतलब देश बनाना है, स्वतंत्र देश के रूप में अभी फ़लस्तीन को मान्यता किसी भी कीमत पे नहीं दी जा सकती। ये इस बात का मतलब निकलता है, यानी कि एक तरफा फैसले को अमेरिका के हम नहीं मानेंगे। इस पे दोनों पार्टीज़ के बैठने की या सहमत होने की ज़रूरत है ताकि एक लॉन्ग टर्म पीस हो जाए। यहाँ जो नेतन्याहू और अपने आज के स्टेटमेंट में कहना चाहते हैं वो क्या है। नेतन्याहू अपने स्टेटमेंट में ये भी कहने का, उनकी जो ये लाइन उन्होंने बोली है कि भाई ये जो अगर हमने पीस डील कर ली, समझौते पे पहुंच गए, तो ये
उसकी ज़बान में आतंकवाद को बढ़ावा और आतंकवादियों के सामने घुटने टेकने जैसा होगा। दोस्तों, आपको याद होगा कि अभी संयुक्त राष्ट्र की तरफ से कहा गया है कि हमास कोई टेररिस्ट या आतंकवादी ग्रुप नहीं है, वो अपनी राष्ट्रीय लड़ाई या पॉलिटिकल उसको एक राजनीतिक ग्रुप का करार दिया गया है, जिसे जो बाइडेन ने सिरे से खारिज करते हुए कहा है कि नहीं, हम तो इनको आतंकवादी ही मानते हैं। इस पे हम बहुत सारी बात कर चुके हैं कि कौन किसे आतंकवादी मानता है, किसे नहीं मानता, और किसे फ्रीडम फाइटर मानता है, किसे नहीं मानता। इस सब की अपनी 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 ज़रूरत होती है, अपनी अपनी ज़रूरतों के हिसाब से लोग नाम देते हैं। मसला ये है कि जो बाइडेन के और नेतन्याहू के बीच की गुफ्तगू ये इशारा साफ कर रही है, जो लड़ाई करने का या फिर नूरा कुश्ती करने की जो कोशिश की जा रही है, दरअसल ये एक फेस सेविंग अमल है। यानी इजराइल भी और अमेरिका भी फेस सेविंग चाहता है कि हम इस तरह कैसे एकदम युद्ध बंद कर दें। तो अपडेट आपको यहाँ ये देता चलूँ कि एक और टुकड़ी जो है इजराइल की गाज़ा से बाहर निकल गई है। यहाँ एक और जो आज की घटना है वो ये भी है कि हिजबुल्लाह ने जिस तरह के अटैक किए हैं वो भी समोना में, तो इस इलाके में इजराइल की तरफ से भी एक्सेप्ट किया गया है कि 27 लोग इंजर्ड भी हुए हैं और शायद 27 मिसाइल जो हैं वो लगे हैं और काफ़ी लोग इंजर्ड भी हुए हैं। यानी आप ये सूरत हाल समझ सकते हैं कि फेस सेविंग क्यों चाहिए। समोना वो इलाका है जहाँ पर कहा जाता है कि इजराइल के परमाणु वेपन्स हैं, बहुत बड़ा उसका इस्टेब्लिशमेंट है, और हिजबुल्लाह की तरफ से जो मिसाइल आते हैं वो सीधे अटैक कर रहे हैं, यानी टच कर रहे हैं टारगेट को। बॉर्डर लाइन पर बहुत सारे रडार, बहुत सारे आयरन डोम सिस्टम्स और बहुत सारे इनके इक्विपमेंट को हिजबुल्लाह उड़ा चुका है। हमास गाज़ा के अंदर लगातार इनके टैंक, इनकी गाड़ियां उड़ाए जा रहे हैं और यहाँ से हार के थक के यानी टुकड़ियाँ जो हैं वो भाग रही हैं, निकल रही हैं। अब आपका ये सवाल होगा कि अगर ये सब कुछ हिजबुल्लाह जीत रहा है, हमास जीत रहा है, तो फिर गाज़ा में इतनी तबाही क्यों हो रही है जबकि वहाँ पर बहुत सारे मौतों की खबरें आ रही है। ये सही है। देखिए, बहुत सीधी सी बात यह है कि आप जानते हैं कि इस वक्त कितने दिन हो चुके हैं इस वार को। 130 से ज़्यादा दिन, 133 दिन के करीब हो चुके हैं आज इस वार को, और आज वो 33 दिनों की बात कर रहे हैं, 133 दिन की बात कर रहा हूँ मैं। 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, एक हफ्ता में पूरी दुनिया को जीतने वाला इजराइल अगर अपनी टुकड़ियां लेके बाहर निकल रहा है और गाज़ा में अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाया है, जो बंधक बनाए गए हैं उनको रिकवर नहीं कर पाया है, और आज उन्हें छुड़ाने के लिए बार्गेनिंग टेबल पर आना पड़ रहा है, तो साफ तौर पर एक बात पूरी दुनिया में एक्सपोज हो चुकी है। कम से कम अगर आम जनता के कुछ के जहन जो है मीडिया या लेखन या आर्टिकल द्वारा अगर कैप्चर्ड भी हैं, तो भी इनके जो इन देशों के, तमाम देशों के जो अधिकारीगण हैं या फौजी इक्विपमेंट खरीदने वाले, इस्तेमाल करने वाली जो टीमें हैं, उन सब के जहनों में एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर साबित हो चुकी है कि इजराइल कोई सुपर पावर नहीं है। इजराइल के पास कोई ऐसी इंटेलिजेंस अलादीन का चिराग नहीं है कि वो दुनिया की हर बात का पता रखता है। यहाँ जितने हथियार ये बनाता था उनकी असफलता हिजबुल्लाह, हुतीज़ और हमास ने पूरी पोल खोल के रख दी है। यहाँ दोस्तों, यानी अगर एक नॉमिनल टारगेट होता है, वो कोई, मुझे नहीं लगता कि हिजबुल्लाह जो है अभी उन बड़े हथियारों का इस्तेमाल कर रहा है जो एयर स्ट्राइक के जवाब में हिजबुल्लाह को कर देने चाहिए, जबकि लगातार इजराइल की तरफ से एयर स्ट्राइक हो रही है। वो सीरिया में भी और जो गाज़ा के अंदर है वहाँ भी एयर स्ट्राइक हो रही हैं, और लेबनान में भी एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, मगर अभी तक बड़े मिसाइलों का इस्तेमाल भी हिजबुल्लाह ने नहीं किया है। यानी साफ तौर पर जो हाईएस्ट वेपन है इजराइल के पास, जो ब्रिटेन दे रहा है, जो स्पेन भी भेज रहा है, जो अमेरिका दे रहा है, और जो वो खुद दावा करते थे दुनिया फतह करने के नाम पर, ये सारे के सारे धरे के धरे रह गए हैं। यानी
ना तो आप हमास को हरा पाए हैं, ना ही आप जो है अपने बंधकों को रिकवर कर पाए हैं, और बातचीत की टेबल पर आपको बैठना पड़ रहा है। अब मुद्दा क्या है दोस्तों? देखिए, मुद्दा बड़ा साफ यहाँ इनके सामने ये आकर खड़ा हो गया है कि हथियारों का बाज़ार अब हाथ से निकल गया है, चूँकि अमेरिकन और सारे वेपन्स जो हैं, जो हथियार चाहे वो नॉर्थ कोरिया के हैं, ईरान के हैं, या खुद हमास और हिजबुल्लाह ने बनाए हैं, यानी उनका भी मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। मतलब हथियारों का बाज़ार गया। दूसरी तरफ ये है कि इस जगह पर बने रहने के लिए जो सिचुएशन, बैंकिंग व्यवस्था और वो साइकोलॉजिकल जो वारफेयर था, उसमें जो जीत थी, उसको अगर हम देखें तो मेरे ख्याल से पश्चिमी जगत इसको पूरी तरह हार चुका है। यहाँ तमाम पाबंदियाँ जो लगाई गई थी रशिया पे, वो फेल साबित हुई। पूरा एक प्लान बनाया गया था, वो फेल साबित हुआ, और रूस की इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो कर रही है। ये IMF की रिपोर्ट भी है। जो आंकड़े IMF, वर्ल्ड बैंक और जो पश्चिमी जगत के एक्सपर्ट ने पूरी तरह, जब यूक्रेन वॉर शुरू हुआ था तो अर्थव्यवस्था कैसे कोलैप्स कर जाएगी, कैसे घुटने टेकने पड़ेंगे, क्या, वो सारा का सारा उल्टा हो गया। इसके पीछे की कहानी क्या है और कैसे डिटेक्ट किया और कैसे इस पूरे पे काम करके रशिया ने इस पूरे प्लान को किया, और आगे भी जो होने वाला है वो कैसे कर रहे हैं, और कैसे अमेरिका और ज़ायनिस्टों का, इजराइलियों का और इनके खुदाओं का कैसे तीर उल्टा इन्हीं की तरफ हो गया है। अगले एपिसोड ज़रूर देखिएगा, उसमें बताऊंगा। बहुत रहस्य की बात है। फिलहाल तो हम ये बताने की कोशिश करते हैं कि ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था मंदी का शिकार हो चुकी है। कनाडा में लोगों के पास रोज़गार नहीं है, और इस वक्त अमेरिका के अंदर लंबी कतारें रोज़गार को लेके है, और रोज़गार की तलाश में लोग भटकने लगे हैं, होमलेस बढ़ रहे हैं, और अर्थव्यवस्था गर्त में जाने की पूरी संभावना है। एक और संभावना है, कमला हैरिस को ये शायद जो है जो बाइडेन को बीच में ही हटाकर प्रेसिडेंट की कुर्सी थमा सकते हैं। अलबत्ता चुनाव होने जा रहे हैं, और चुनाव में कमला हैरिस बाइडेन की पार्टी को जिता देगी दोबारा, इसकी संभावना ना के बराबर है। ट्रंप का ग्राफ, जो मैं आज अमेरिकन अपने दोस्तों से जो भी मैंने बातें की हैं और जो रिपोर्ट मेरे पास है, वो ये है कि बहुत तेज़ी से ट्रंप का ग्राफ बढ़ रहा है, और ट्रंप जो है वापस आ रहा है। और ट्रंप वापस आएगा तो दुनिया में क्या क्या होगा, बिल्कुल अगले प्रोग्राम में इसके पीछे एक और ख़तरे की बात, ट्रंप की शायद ज़िंदगी को ख़तरा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका एक सबूत पेश करूँगा अगले प्रोग्राम में। यहाँ क्यों खतरा है कि वो आएगा, जीतेगा, मगर जीतने से पहले उसके साथ कुछ हो सकता है, या फिर 313 नंबर का क्या चक्कर है, ट्रंप की ज़िंदगी से क्या लेना देना है, बहुत इम्पोर्टेंट है। अगले एपिसोड में मैं उन रहस्य को खोलने की कोशिश करूँगा जिन रहस्यों को लेकर पूरी दुनिया को साइकोलॉजिकल गुलाम बनाया है ज़ायनिस्टों ने, मगर वो सब क्रैक भी होता रहा है और आगे भी क्रैक होता रहेगा। वो कैसे उसको काउंटर किया जा रहा है, या कैसे वो तीर इनको वापस लग गया है, इस पर अगले एपिसोड में बात करेंगे। फिलहाल ये है कि फेस सेविंग की ज़रूरत पड़ गई है इजराइल को भी और पश्चिमी जगत को भी, क्योंकि कई देश यूरोपियन यूनियन के इजराइल के ख़िलाफ़ बरहम हो चुके हैं। जापान जैसे अर्थव्यवस्था की जो तीसरे नंबर की इकोनॉमी थी, वो खिसक कर चौथे नंबर पहुंच गया है। उसकी जगह डूबते हुए जर्मनी ने ले ली है। आप समझ सकते हैं कि जापान के बारे में ज़्यादा रिपोर्ट नहीं किया जा रहा। अगर तीसरे नंबर से खिसक के जापान जो है चौथे नंबर की तरफ जा रहा है, तो जर्मनी तीसरे पे आ रहा है। और जर्मनी तीसरे पे कब आ रहा है? जब वहाँ पर एनर्जी की किल्लत है, वहाँ की करेंसी डिग्रेड हो रही है। और इससे मुझे याद आया कि पूरे यूरोप में कैसा कोहराम मचा है कि एक और ज़ायने जो भंगड़ा करते हुए दिखा होगा, जो इजराइल भी अभी पहुँचा था, अर्जेंटीना, वो अपनी करेंसी को डिग्रेड करने जा रहे हैं, यानी उसकी कीमत 50% घटाने जा रहे हैं। यानी जो इजराइल में यूक्रेन में वॉर गेम शुरू किया था, जहां पूरी दुनिया को इन्हें कब्ज़े में लेना था और अपने मसीहा के लिए जो कुछ इन्होंने बातें की थी,
वो करैक्टरों के नाम, वो सबूत, वो सब मैं अगले एपिसोड में पेश करने वाला हूँ। और किस तरह इन्होंने प्लान किया था कि मुसलमान, ईसाई और यहूदी सब के सब जो हैं वो अरब में इकट्ठे होकर यरूशलेम में आके और दीवार गिरिया के सामने कैसे झुकेंगे। ये पूरा का पूरा एक प्लान है जिसे मैं ज़रूर कोशिश करूँगा आपको कि डिलीवर करूँ। आज बहुत ज़्यादा रिसर्च और बहुत ज़्यादा काम होने की वजह से मैं उस एपिसोड को पूरा नहीं कर पाया हूँ, मगर रेडी है क्योंकि उसमें बहुत सारे सबूत और एविडेंस जो है आप तक डिलीवर करूँगा। ये बात हम ख़त्म करते हैं कि इजराइल में जो है ईरान की तरफ से आपने सुन लिया होगा कि ईरान का दावा ये है कि अमेरिका की हिम्मत नहीं है कि वो अब ईरान के साथ जंग लड़ सके, यानी अब उसके पास एबिलिटी नहीं बची है। मगर एक खतरा दुनिया के पास है परमाणु हथियारों के युद्ध में उतरने का, और ये इंडिकेशन वो लोग दे चुके हैं जो इस जगह तक, थर्ड वर्ल्ड वॉर तक दुनिया को लाए हैं। ये भी मैं अगले एपिसोड में ही बात करूंगा। मगर यहाँ फिलहाल जो है ईरान का दावा अपनी जगह पर सही है, क्योंकि आज भी एक ब्रिटिश जहाज़ पर हौतीस ने भारी अटैक किया है। अगर ईरान के जहाज़ों के साथ छेड़खानी, और खबर ये भी है कि ईरान के जहाज़ों में अमेरिका ने साइबर अटैक किया है। तो ये जो चल रहा है मामला कि साइबर अटैक तक वो आ गए हैं, यानी अमेरिका और ब्रिटेन के जहाज़ों पर डायरेक्ट हमला हो रहा है, और सब जानते हैं कि इसके पीछे रशिया है, चाइना है और ईरान है, मगर हौतीस को ही टारगेट किया जा रहा है। बिल्कुल अमेरिका और पश्चिमी जगत बैकफुट पर जा चुका है। अब अपनी इकोनॉमी और अर्थव्यवस्था बचाना इनके लिए एक चुनौती बन चुका है, और नेतन्याहू को जितनी जल्दी ब्रिटेन और अमेरिका युद्ध बार्गेनिंग पर लाकर, शांति समझौते पर लाकर इस युद्ध को बंद कराएंगे, उतनी ही जल्दी इनको आराम मिल सकता है, क्योंकि ब्रिटेन के बैंकर्स भी 1% से ज़्यादा जो है वो ब्याज दर बढ़ा चुके हैं। तो उनकी अपनी इकोनॉमी खतरों में आ चुकी है, बेरोज़गारी का आलम बहुत बुरा है। अगली दुनिया जो इन्होंने इस वॉर के बाद प्लान की थी उसकी तो ये भूल गए हैं, अब सिर्फ अपनी जान बचाने की पड़ गई है। एआई मैदान में आ रहा है, आ चुका है, और अभी दुनिया में बेरोज़गारी के खतरे कितनी तेज़ी से खड़े हो गए हैं, शायद आपको इसका अंदाज़ा नहीं है। इसके भी एविडेंस कल के एपिसोड में शामिल हैं, यानी एक आर्थिक तबाही, बेरोज़गारी का परमाणु बम दुनिया में फटने वाला है, और किस तरह लोग बेरोज़गार हो जाएंगे और किस तरह ये क्या चाहते हैं उसके पीछे की कहानी। मगर गाज़ा वार से लेके, यानी गाज़ा वार तो खैर इन पर जो है अभी, क्योंकि इसके कुछ दिनों बाद इनको शुरू करना था, ये वो अलग बात है कि गेम प्लान को रिवर्स करने के लिए इसको कुछ महीने पहले शुरू करवा दिया गया, जिसकी वजह से इनका पूरा गेम बिगड़ गया। युद्ध जो है फ़िलिस्तीन की, यानी कि रमज़ान के पहले या दूसरे दिन से पहले ही शायद समझौते पर पहुंच जाएंगे, और ये समझौता अगर तुरंत, हालांकि मैं जहां तक मेरी इन्फॉर्मेशन है कि पर्दे के पीछे तय हो चुका है कि फ़िलिस्तीन बनने जा रहा है, समझौता होने जा रहा है। फेस सेविंग की ज़रूरत है, बार्गेनिंग भी, हत्याएं भी, एक दूसरे पे अटैक भी, ये सब किया जाता रहेगा, मगर शांति की तरफ भी ये इलाका बढ़ रहा है। इलाका नहीं, मैं कहता हूँ कि फ़िलिस्तीन को जो है अलग देश बनाने के अलावा पश्चिमी जगत के पास अब औकात ही नहीं बची है कि इसको रोका जा सके। आपके गुस्से जायज़ हो सकते हैं कि मासूमों की जो है जाने जा रही हैं, तो इससे ये है कि तकरीबन 63% जो ब्रिटिशर्स हैं उनको भी अब इस बात पर गुस्सा आने लगा है, और ब्रिटेन के अंदर 4000 से ज़्यादा यहूदियों के ख़िलाफ़ हमले हुए हैं, यानी यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत बढ़ती जा रही है, वो भी उस जगह जिसे वो अपने लिए सबसे ज़्यादा महफूज मानते हैं। तो जो कुछ बोया था शायद वो काटने का समय आ चुका है, और अगले प्रोग्राम का इंतज़ार करें। फ़िलहाल मेरे ख्याल से पाकिस्तान की सूरत हाल पर भी एक लंबा प्रोग्राम हो जाएगा। इस वक्त मैं इतना ही कहता हूँ, फिर अगले एपिसोड में ज़रूर डिप्लोमेसी समझाने की कोशिश करूंगा। इमरान सही प्ले कर रहे हैं, मगर अभी शायद अगर वो प्रधानमंत्री ना भी बन पाएँ तो कुछ दोस्तों ने मुझे फ़ोन करके पूछा था कि कब तक बनेंगे, तो मैंने कहा था 4 से 5 महीने के अंदर इमरान वापस
प्रधानमंत्री होंगे। फिलहाल भले ही किसी और को प्रधानमंत्री बनाया जाए। ये जो वहाँ की फ़ौज है अब उसका क्या होने जा रहा है, पाकिस्तान का क्या होने जा रहा है, ये सब बहुत सारे सवाल हैं। आज मेंटली थकावट की वजह से मैं बहुत ज़्यादा आपको डिलीवर नहीं कर पाया। फिलहाल इजाज़त दें, और जिंदा रहे तो कल मैं बहुत डिटेल में आपको प्रोग्राम देने वाला हूँ। देखते रहिए। खुदा हाफिज़।